कैद इश्क नावल बाई यमन ईवा एपिसोड 9। डेट्स फाइनल कर दी है। नेक्स्ट मंथ के मिड में पूर्वा के एग्ज़ाम्स हैं और इसके फौरी बाद मेरी शादी पर रिहान के किए धमाके से रीमा का मुंह खुला का खुला रह गया। 3 दिन बाद वो यूनी आ रही थी और साथ ये भी बता रही थी कि अब नहीं आएगी। अचानक शादी और अभी से क्यों लॉस कर रही हो स्टडीज़ का? सब कैसे रिकवर करोगी? ऑलरेडी 3 दिन बाद आई हो और अब कह रही हो आगे भी नहीं आना। रीमा को लगा वो मजाक कर रही है, मगर इसका फूला हुआ मुंह बता रहा था कि सब सच है। आनी चाहती हैं कि ये सेमेस्टर अभी स्टार्ट हुआ है तो फ्रीज़ करूं। शादी की वजह से वो बेजारी से रीमा को यूनी ना आने की वजह बता रही थी। व्हाट यार, इट्स जस्ट स्टार्ट, अभी तो पूरा मंथ रहता है। शादी के लिए 1.5 वीक ऑफ ले लेना, शादी के बाद सब रिकवर कर लेना, सेमेस्टर क्यों फ्रीज़ करवा रही हो? रीमा तो इसकी बात पर चीख उठी थी। आनी से कहकर देखना क्यों करना है फ्रीज़। शी वांट मी टू बी अ टिपिकल हाउस वाइफ। इनके ख्याल में शादी के बाद भी काफ़ी टाइम चाहिए होता है न्यू फैमिली स्टाइल अडॉप्ट करने में, घर में जगह बनानी है, हस्बैंड के दिल में जगह बनानी है, ब्ला ब्ला। वो नाक चढ़ाकर बता रही थी। जब से डेट्स फाइनल हुई थी जहनी तौर पर वो काफ़ी डिस्टर्ब थी और ऊपर से आनी रोज़ाना बिठाकर ऐसी बातें समझाकर डरा रही थी। अब तो इसे यकीन होने लगा था ससुराल बहुत ख़तरनाक जगह होती है। रही सही कसर इस बात ने पूरी कर दी थी कि वो अपने ही फ्यूचर हस्बैंड से अनजान थी। रीमा खामोश हो गई। तो अभी से यूं नहीं आना क्यों छोड़ दिया यार? कुछ तवक्कुफ़ के बाद वो फिर इसी बात पर आन रुकी थी। इससे तो परिहान का यूं अचानक शादी करना और इस पर अचानक सेमेस्टर फ्रीज़ करना, यूनी से ऑफ, ये सब ठटका रहा था। आनी अकेली सब तैयारियां नहीं कर सकती। पूर्वा छोटी है और उसके एग्ज़ाम्स भी हैं सर पर। मेरे लिए काफ़ी शॉपिंग करनी है और पूर्वा के लिए भी। मैं तो आज आई ही थी तुम्हें बताने के लिए कि हेल्प चाहिए शॉपिंग के लिए। रोज़ाना आनी मुझे लेकर सारा दिन मार्केट छानती हैं। पूर्वा अकेली घर पर होती है, काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है वो, और मैं टाइम भी नहीं दे पा रही इसे। मिरहा और मिनाल कहाँ गायब हैं? वो परेशानी से बोल रही थी। रीमा ने सर हिलाया। मैं करवा दूंगी हेल्प, अभी सेमेस्टर का स्टार्ट है इसलिए दोनों एक साथ चली गई ददियाल से मिलने। एरिया भी एक ही है इनका। कुछ दिन तक आकर हमें ज्वाइन कर लेंगी, डोंट वरी, सब हो जाएगा। आई वंडर, इतनी क्या जल्दी थी कि अचानक ही शादी? आई थिंक कोई और ही बात है। तुम्हारे फियांसे ने यूँ अचानक शादी में ही क्यों इंटरेस्ट शो किया, जबकि तुम कभी मिली भी नहीं? मीटिंग अरेंज करता या कॉल? रीमा की बात पर वो सर्द आह भर कर रह गई। जहन तो इसका भी उलझा हुआ था। एग्री रीम, वो मीटिंग का कह देता, कॉल करता, बात करता। और मेरे इन लॉज ने भी कभी शादी की बात नहीं की। इनफैक्ट मेरा तो इनसे 1-2 बार शादियों पर ही मिलना हुआ है। अब अचानक ही इन लोगों ने अंकल को फोर्स किया कि शादी करें। आई थॉट कोई इशू होगा, बट क्या बात निकलती है कि लड़के की ज़िद है। कैन यू बिलीव इट? फरीहान ने खुलकर रीमा को अपनी परेशानी बताई। यार तुम तो लड़के से ही बात कर लो, अपने फियांसे को समझाओ कि हड़बड़ी मचा दी है इसने। हज की तारीख निकली जा रही है क्या, जो जल्दी है इसे? रीमा के मशवरे पर इसका गम फिर से ताज़ा हो गया। पहले आनी कहती थी तो मैंने बात नहीं की, अब मैंने नाम, नंबर, वर्क प्लेस वगैरह की इन्फो लेना चाहिए तो आनी टाल मटोल कर रही हैं। इन्हें यही शक है मैं कोई गड़बड़ करूँगी। नाम सुना है, सब हादी कह रहे होते हैं। अब इस नाम से कहाँ ढूंढूं इसे? मैसेज कॉल्स इग्नोर कर रहा है। फंस गई हूँ मैं तो। वो सर पर अपना स्टॉलर ठीक करती मुंह बनाकर बोल रही थी। रीमा ने कंधे उचकाए, गोया आप क्या कर सकती हैं? यूनी ऑफ होने तक, फ्री होने तक दोनों यही बात डिस्कस कर रही थी और परिहान का इतने दिन बाद फिर से दिमाग हदीर पर जा रुका। मगर वो ये जिक्र रीमा से नहीं कर पाई थी। बगैर किसी सबूत के वो हदीर को अपना फियांसे नहीं कह सकती थी, और मिनाल को ज़रा भी अंदाज़ा हो जाता तो वो अलग से अदालत लगा लेती। रीमा से हेल्प की बार बार रिक्वेस्ट करके वो रिलैक्स से घर पहुंची। आनी शायद मार्केट से लौटी थी। खाना गर्म करके देते ही रूम में रेस्ट करने चली गई। पूर्वा कुछ देर पहले स्कूल से आई थी, मगर पिछले कुछ दिन से वो आते ही अकेली खाना खाकर रूम में बंद हो जाती थी। इसने बददिली से खाना खाया और जाकर रेस्ट करने के लिए सोई और आंख लग गई। कितने दिनों की बेचैनी और परेशानी से सोया भी नहीं जा रहा था। वो ईसा के साथ आइसक्रीम पार्लर आई हुई थी। आइसक्रीम के प्याले सामने पड़े थे। वो किसी सोच में गुम था। आयरा ने चोर नज़रों से इसका तफसीली जायज़ा लिया। जीन्स पर ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी, गले में ग्लासेस लटका रखे थे, नीली आंखों में गहरी सोच के साए थे। इस रोज़ अचानक किसी कॉल के बाद इसका यूं चले जाना कई रोज़ आयरा को परेशान रखे रहा था। मगर ईसा काफ़ी दिन गायब रहा। फिर अचानक एक दिन यूनी में नज़र आया तो बज़ाहिर नॉर्मल था। मुस्कुराकर सब जानने वालों को हाई फाई देता, गॉगल्स लगाए बुगाटी को ड्रिफ्ट देकर शोर मचाता हुआ शोख स्टाइलिश सा। जाने ऐसा क्या छुपा रहा था जो ऊंचे ऊंचे कह के लगाता। वो अपने गिर्द इतना शोर किए रखता कि आयरा को इससे पुकारने की हिम्मत नहीं हुई। फिर आज के दिन वो यूनी ऑफ होते ही अचानक इसके सामने आन रुका।
आइसक्रीम की ऑफ़र की और जवाब सुने बिना साथ लिए आइसक्रीम पार्लर पहुंच गया। और तब से अब तक वो खामोश ही बैठा था। आइसक्रीम पिघल रही है आपकी। इसकी बात पर वह चौंक कर सीधा हुआ और मुस्कुराया। वैसे आज ये आइसक्रीम, आयरा ने मुस्कुराकर इसे ख्यालों की दुनिया से निकालना चाहा। ईसा ने बेख्तियार इसके चेहरे पर नज़र जमाई। खूबसूरत चेहरे पर नरम मुस्कुराहट और सुनहरी आंखों में नरमी के साथ एक और जज्बा भी था, मोहब्बत का, पसंदीदगी का। वो इस बार खुलकर मुस्कुराया। ये सॉरी है, इस दिन छोड़कर गया था अचानक। खुद पर गुस्सा करने का हक तो नहीं दूंगा, लेकिन वो मखसूस मगरूर अंदाज से बोलता, आगे होकर टेबल पर बाजू टिकाता, हाथ जोड़कर इसे देखने लगा। अगर गुस्सा आया था तो सॉरी, मैं ऐसा ही हूँ, थोड़ा बदतमीज़ और थोड़ा बदलिहाज सा। मेरा अंदाज बुरा तो लगा होगा तुम्हें। इस सवालिया नज़रों से आयरा की तरफ नज़र दौड़ाई तो वो बेसाख्ता नफ़ी में सर हिला गई। फिर रुकी और रुककर खुद को कोसा। ईसा के मामले में इसका एटीट्यूड रेजा रेजा हो रहा था। अगर बुरा लगा था तो, अगर ये बात मज़ीद काबिल बर्दाश्त नहीं है तो ये हमारी लास्ट मीटिंग है। अपोलोजाइज ड्यू था सो हो गया। मैं बदल ही नहीं सकता खुद को, इसलिए इतना सोशल होकर भी मेरे पास जस्ट अहमर और हसन बचे हैं। वो आदी हैं, ढीठ हैं, केयरलेस हैं, वटेवर। मुझे तो मेरे अपने भाई ने बर्दाश्त नहीं किया। आखिरी जुमला वो तमस्खुर से बोलता सर झटक गया। आयरा समझ नहीं पाई इसे क्या कहे। वो जवाब मांग ही कब रहा था, बिना रुके बोलता जा रहा था। वो जिस पर नखरा जचता था वो कह रहा था। इसका नखरा काबिल बर्दाश्त है। आयरा किसी ज़रूरी बात की तरह इसके शिकवे जैसी लापरवाह बातें सुन रही थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर इंसान का अपना मिजाज है। ईसा के रुककर ख़ुद को देखने पर वो इसी नरमी से बोलती से इस अनाज़ादे को मुतवज्जा कर रही थी। सुनो, ये जैसे तुम मुझे नरमी से डील कर रही हो और किसी बात का बुरा नहीं मान रही ना। ख्वामखा पसंद आ जाओगी। वो माथे पर बल डालकर बोलता आयरा को हैरान कर गया। वो सटपटाकर नज़र घुमा गई। अगर आपको लग रहा है मैं फेकिंग कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है ईसा। जो फील किया वो ही कह दिया। कुछ संभल कर इसने पुरएतमाद लहजे में कहा तो पिघल चुकी आइसक्रीम का कप साइड पर करता वो सर हिला गया। ईसा खान कहो और अच्छी भी मत बनो। अच्छी हो तब भी नाइस शो नहीं करो। आर यू डन? वो संजीदगी से बोलता आखिर में आइसक्रीम का पूछ कर जाने का इशारा करता उठ खड़ा हुआ। आसानी से ना खुलने वाला इंसान था। लड़की ज़ात पर एतबार नहीं था इसे। आयरा की नरमी अच्छी लग रही थी, मगर माजी का एक सबक काफ़ी था संभल कर रहने के लिए। आयरा खिफ़त ज़दा सी उठकर इसके पीछे होली। आओ, ड्रॉप कर देता हूँ ना। आयरा को गाड़ी की साइड से निकलकर आगे बढ़ता देखकर वो हैरान हुआ। नहीं थैंक्स, जब आप किसी के नाइस बिहेवियर से एलर्जिक हों तो इस बात का हल होता है डिस्टेंस रखें और रिलैक्स रहें। वो मुस्कुराकर भी बोली थी, मगर लहजा बता रहा था। इसे ईसा का मर्ज़ी से दोस्ताना रवैया और पल में अजनबियत वाला अंदाज़ बुरा लगा था। वो इस बार कंधे उचकाकर बेनियाजी नहीं जता पाया था। और कभी कभी इसका इलाज होता है क्लोज रहो और अच्छे लोगों की आदत डाल लो। बाय द वे, मेरे साथ आई हो तो मेरे साथ ही जाओगी भी। घर नहीं जाना तो यूं नहीं ले जाऊंगा। यहाँ से तुम ऐसे नहीं जा सकती। वो अपनी धौंस जमा कर बोलता गाड़ी में बैठा। पार्किंग से गाड़ी निकालकर रोड पर लाता रुककर मिरर नीचे कर गया। अंदाज ऐसा था कि वो मज़ीद बहस नहीं कर पाई और खामोशी से जाकर गाड़ी में बैठ गई। यूनी या घर? गाड़ी रोड पर डालते हुए इसने पूछा। मैं बताती हूँ एड्रेस। अब इस टाइम यूनी में जाकर क्या करूँगी? ड्राइवर भी जा चुका होगा। इसने बमुश्किल नाराज़गी को कंट्रोल करके एड्रेस बताया। वो बेनियाजी से बाकी सारी बात इग्नोर किए गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर आधे घंटे तक इसे घर लाया था। कॉफ़ी पिलाना चाहो? काफ़ी ड्यू है तुम्हारी, अगर पिलाना चाहो तो पिला देना, वरना गुड बाय। इसके निकलने के बाद वो अपनी बात दोहराता इसे जताकर बोला और जवाब सुने बिना गाड़ी हवा की स्पीड से आगे बढ़ा गया। आयरा रोड पर आगे मोड़ काटती इस गाड़ी को तकती इसकी उलझी शख्सियत को सोच कर रह गई, जो करीब होने से रोकता भी था और फिर भी बुलाता भी था। वो आंधी तूफान बना
हवेली में दाखिल होता मर्दान खाने में पहुंचा। सामने खान यूसुफ कुछ लोगों से बात कर रहे थे। इसका सुर्ख चेहरा देखकर समझ गए फिर कोई बात इसके मिजाज के बरखिलाफ हुई है। जल्दी से अलविदाई कलमात कहते सबको रुखसत किया, वरना इसका कोई भरोसा नहीं था कब जब्त खोकर सबके दरमियान चीख उठे। आपने इनको साफ इनकार नहीं किया था आगा जान। आखिरी फ़र्द वहाँ से निकला ही था कि वो दबा दबा चिल्लाया, क्या हुआ है खान? आराम से बैठो, फिर बात करते हैं। दाद बख्श, पानी पिलाओ खानज़ादा को। खान यूसुफ ने नरमी से इसे कहते हुए मुलाजिम को आवाज़ लगाई। इसका हुलिया बता रहा था वो अभी हवेली पहुंचा है और सीधा यहीं आ गया था। वो वाहिद था जो कभी कभी खान यूसुफ को भी घबराने पर मजबूर कर देता था। मैं ठीक हूँ, मुझे जवाब चाहिए। क्या आपने मेरे कहने के बावजूद इनकार नहीं किया इस रिश्ते से? एक तरफ सोफे पर बैठकर वो ज़ब्त से बोला। आंखों में तैश की सुर्खी ने खान यूसुफ को ठटकाया। दाद बख्श पानी का गिलास लाकर इसके सामने कर गया। नहीं चाहिए। शक्ल गुम करो, वो धाड़ा। दाद बख्श के हाथ कप कप आ गए। वो फुर्ती से पीछे हुआ। क्या हो गया है खान? इतना गुस्सा क्यों करने लगे हो? खान यूसुफ इसका सवाल टाल रहे थे। परेशानी से इसे देखा जो कुछ ज़्यादा ही बिगड़ता जा रहा था। आका जान, जवाब दे मुझे। गुस्से को छोड़ें। डैमिट, मेरे ऑफिस में आकर वो लड़की मुझे वक्त दे रही है कि मैं स्ट्रेस ना लूँ और शादी के लिए जितना चाहे टाइम ले सकता हूँ। हु द हेल इज शी? आपने मुझसे झूठ बोला और मुझे इस थर्ड क्लास टिपिकल ख़ानदानी लड़की से पता चला हमारी मंगनी अभी नहीं टूटी और ना ही टूटेगी। यही वैल्यू है मेरी। वो गुस्से से चीखता पागल हो रहा था। इसने तो कभी खान यूसुफ का हुक्म नहीं माना था, फिर एक नापसंदीदा लड़की का आकर ये सब कहना आग लगा गया था। इसके चीखने चिंगाड़ने की आवाज़ जनान खाने तक पहुंची, सबको परेशान कर गई। खान आज़र जो तबीयत ख़राब की वजह से अपने कमरे में आराम कर रहे थे, परेशानी से उठकर वहाँ पहुँचे। तुमने कह दिया वहाँ शादी नहीं करनी, बात ख़त्म। इतने लोगों में ज़ुबान दी थी, अब अचानक ही रिश्ता नहीं तोड़ सकता मेरी जान। मैं संभाल लूँगा अपने आगा जान को, वक्त तो दो। मैं खान सवार को कह दूँगा आइंदा इसे तुम्हारे ऑफिस में ना जाने दे। वो नरमी से बोलते इसे पुरसुकून करने लगे। दाद बख्श अब भी पानी का गिलास पकड़े कुछ फासले पर खड़ा था। खान यूसुफ ने इससे पानी का गिलास पकड़कर इसके सामने किया, जो सख्ती से लब नीचे बैठा था। खान आज़र एक तरफ सोफे पर टिक गए। खानज़ादा ने एक नज़र बाप को देखा और रुख मोड़ लिया। पानी का गिलास थाम कर एक ही सांस में पीकर टेबल पर ज़ोरदार आवाज़ से रखा और गहरा सांस भरा। वो मेरे सामने ना आए दोबारा। मैं बता नहीं सकता, मगर मेरे पास वजह है इस रिश्ते से इनकार की। हैंडल देम और आई विल हैंडल प्रॉपरली। वो गुस्सा दबा कर बोला। खान यूसुफ ने सर हिलाया और फिक्रमंदी से इसे देखा। रिश्ता तोड़ना ही तो मुश्किल था। इन्हें लगा वो कुछ वक्त तक कबूल कर लेगा, मगर इसका मिजाज बिगड़ रहा था। दाद बख्श खाली गिलास फिर से भर लाया था। खाना नहीं खाऊंगा क्या? मैं बस पानी पिलाते रहो। इसने घूर कर इसे देखते हुए झड़क दिया। इस बार वो गिलास उठाकर वाकई शक्ल गुम कर गया। समझा दूंगा, तुम जानते हो मुझे ये जल्दी क्यों है। दावर की बीवी इलाज के बाद भी बच्चों से महरूम है। यावर की बीवी का जाने डॉक्टर ने क्या क्या मसला बताता है। वो कहता है अभी बच्चे इसकी जान के लिए ख़तरा हो सकते हैं। मुझे ये सब बातें समझ नहीं आती। एक वो गुस्ताख जिसने हठधर्मी से अनजान लड़की से शादी भी रचाई और संभाल नहीं पाया। लड़की बच्चे समेत मर गई और वो खुद हवेली छोड़कर जाने कहाँ जा छुपा है। खान यूसुफ आहिस्तगी से बोलते अपनी मजबूरी बयान करने लगे। मूसा के जिक्र पर तलखी से सर झटका। खानज़ादा ने ज़ब्त से आंखें मीची। मैं अपना वारिस देखे बिना मर जाऊं क्या? बस यही शौक़ खाए जा रहा है, यही मजबूरी है मुझ बूढ़े की जो तुम्हें मनाता फिर रहा हूँ। वो घुमा फिरा कर पसंदीदा टॉपिक पर आ ही गए थे।
आप और आपके शौक़। अल्लाह देगा इन दोनों को भी इंशाअल्लाह। रही बात मेरी, तो मैंने शादी से इनकार नहीं किया जो आप यूँ परेशान हो गए। वो बेजारी से बोलता झटके से उठ खड़ा हुआ। खान यूसुफ के अंदर जैसे नई उम्मीद जागी थी। फिर दरिया के बारे में क्या कहते हो? दरख्शां का अपनी खाला के यहाँ हो चुका है रिश्ता। दरिया का भी ननियाल से ही रिश्ता आया है। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद वो ख़ानदान। एक लड़की दे दी है, बहुत है दरिया को तुम्हारे लिए। अभी वो इतना ही बोले थे कि वो टोक गया। आगा जान, इतनी फुर्ती की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए क्या दुनिया की सारी लड़कियां हराम हैं जो यहीं इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। दरिया का जो रिश्ता आया है वहीं करे, बेहतर जगह है। नाक चढ़ाकर बोलता वो जानता था लड़का दरिया का मामूजादा और क्लास फेलो है। दोनों साथ मेडिकल पढ़ रहे थे। यकीनन दरिया भी इस रिश्ते में इंटरेस्टेड होगी तभी रिश्ता आया था। मगर खान यूसुफ का दिमाग घूम जाता तो चाहे कुछ भी हो जाए वो खानज़ादा से ही शादी कर देते। कर दूंगा, सबका ही कर देता हूँ, तुम आज़ाद रहो। तुमने हमें ऐसे ही टालते रहना है मेरा वारिस। खान यूसुफ फिर से शुरू हो चुके थे। वो नाक चढ़ाकर वहाँ से चला गया। खान आज़र को इसने नज़रअंदाज कर दिया था। वो नोटिस कर रहे थे इसका रवैया इनसे बदल रहा है। जाने किस बात पर नाराज़ था इससे बाद में बात करने का सोचकर वो खान यूसुफ के बात सुनने लगे, जिनके 2 घंटे खानज़ादा का बेटा और वारिस की हसरत में बात करते गुजर जाने वाले थे। इसकी आंख पुरवा के जगाने पर खुली थी। बाहर मगरिब की अज़ानें हो रही थी। पुरवा इसे उठाकर मुंह फुलाए वापस कमरे से निकल गई। इसे इसकी बचकाना हरकत पर बेपनाह प्यार आया था। कंधों तक आते बालों में उंगलियां चलाकर वो उठी, चेंज करके शावर लिया और नमाज़ पढ़कर किचन में झांका। आनी खाना बना रही थी जबकि पुरवा वहीं टेबल पर बैठकर सेब खाती पैर जला रही थी। बालों की ढीली पोनी बांधी हुई थी। ट्राउज़र शर्ट पहने अपनी उम्र से भी छोटी लग रही थी। आनी की बहुत सारी हिदायत के बाद एक हल्का सा स्टॉलर अब गले में लटका लेती थी। आनी, मैंने रीम से बात की है, कल वो आएगी तो आपने जो क्रॉकरी का सामान लेना है इसके साथ ले लेना। फर्नीचर का डिज़ाइन मैं ऑनलाइन देख लूँगी। अब बस अपने ट्वीटी को वक्त दिया करूँगी। इसने आनी से कहकर खुद से दूर धकेलती पुरवा के ज़बरदस्ती गाल चूमकर इसके गिर्द बाजू लपेटे। अच्छी बात है, मैं देख लूँगी, बस ड्रेसेस लेने के लिए लास्ट डेज में एक साथ चलेंगे। आनी ने प्यार से मुस्कुराकर दोनों को देखा। पुरवा रुख मोड़कर सेब कुतरती रही। चेहरे पर नाराज़गी के साथ आंखें भी नम कर चुकी थी। मेरे ट्वीटी ने हर वक्त एप्पल खा खा कर गाल भी वैसे कर दिए हैं। परिहान ने शरारत से हंसकर कहा और उसके गाल खींचे। मुझे तंग नहीं करें, आप तो खुश है ना, शादी हो रही है। किसी को मेरी परवाह नहीं। मैं परीसा आपी के पास नहीं जाऊँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। वो आधा खाया सेब वहीं टेबल पर पड़ी टोकरी में रखकर परिहान को पीछे धकेलती टेबल से उतरी और किचन से निकल गई। परिहान ने परेशानी से आनी को देखा। फिक्र मत करो, कुछ अपसेट है, टाइम दोगी तो ठीक हो जाएगी। वैसे भी बहुत धक्के खा लिए मार्केट्स के, अब अपनी स्क्रीन के पर करो, रेस्ट करो और पुरवा को वक्त दो। आनी ने इसका गाल थपथपा कर इत्मीनान दिलाया। वो ठंडी आँख भरकर पुरवा का रखा सेब उठाकर कुतरती बाहर निकली। टीवी लाउंज में सामने टेबल पर अंकल का मोबाइल पड़ा था। देखकर इसे एकदम हदीर का नंबर का ख्याल आया। अंकल के मुंह से जिक्र सुनने का मतलब वो जानते थे ही और जानते थे तो नंबर भी होगा ही। वैसे तो इसे यकीन होने लगा था इसका फियांसे वही था, क्योंकि इसने अनजान लड़की को वक्त दिया, पैसे तक देने को तैयार था। यही वजह हो सकती थी। वक़ार साहब मगरिब पढ़ने मस्जिद तक जाते थे तो मिलने मिलाने वालों के साथ काफ़ी टाइम लग जाता था। इसने मोबाइल उठाकर अपने मोबाइल पर नंबर नोट किया और खड़े खड़े ही मैसेज भेज दिया। आपसे मिलना है मुझे, मंडे को आऊँगी आपके ऑफिस। मैसेज भेजकर इसने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। कल का दिन वो पुरवा के साथ गुजारना चाहती थी। संडे था, वो घर होती। कमरे में सामने ही पुरवा बेड पर पड़ी रो रही थी। वो दिल गिरफ्तार से इसके पास बैठती, इसके बिखरे बाल संवार कर चूमती। इसकी आंखें भर आई थी। पुरवा, ऐसे मत करो ना। अपिया मजबूर है। इस नाम के फियांसे से भी बात करने की कोशिश की ताकि शादी रुकवा सकूं। अब बताओ और क्या करती मैं। परिहान की नमाज पर उठकर इससे लिपट गई। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगी रो रही थी। माँ बाप की कमी महसूस हो रही थी। बेबसी और बेचारगी भी चुभ रही थी। अगर इनकी माँ होती तो आज इस बेवक्त और जल्दबाजी की शादी पर कभी ना मानती या समझाती या इनकार कर देती। कुछ देर बाद वो पुरवा को मनाने और चुप करवाने में कामयाब हो गई थी। आम लड़कियों की तरह पुरवा भी फंक्शंस के लिए बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हो रही थी। उदास कर रही थी। बातें करते करते कितना ही वक्त गुजर गया। जब आनी ने डिनर के लिए दोनों को बुलाया, जाओ अपने मुँह हाथ धो लो, आनी परेशान होंगी। पुरवा के भीगे चेहरे और नम शहद रंग आंखों को देखते हुए इसे वॉशरूम में भेजा और अपनी भीगती आंखों को थपथपा कर आंसू रोके।
और मैसेज की बीप पर मोबाइल उठाकर देखा। नॉट मंडे, मैं बिज़ी हूँ। ट्यूसडे इज़ गुड। जवाबी मैसेज। कुछ ही देर बाद इसके दोगलेपन पर दांत पीसे, या वो अनजान बन रहा था या फिर आनी ने कोई ओल्ड या रॉन्ग नंबर दे दिया था।